हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। आज हम फिजिक्स में आईई इरोडो के प्रॉब्लम 3.56 पर डिस्कस करेंगे। इस प्रॉब्लम को हमने दो पार्ट में ब्रेक किया था, तो आज हम इसके पार्ट 2 पे डिस्कस करेंगे। इसके एक पार्ट पे हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। एक बार क्वेश्चन सुने आप। 2 point charges q and minus q are separated by a distance l, both being located at a distance l by 2 from the infinite conducting plane. The magnitude of the electric field strength vector at the midpoint between these charges is, यानी आपको दोनों चार्जेस के मिड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वेक्टर कैलकुलेट करना है। तो एक बार समझ लें क्या पिक्चर है इस प्रॉब्लम से एसोसिएटेड। ये एक प्लेन है और इस प्लेन से l/2 सेपरेशन पर दो चार्ज पार्टिकल प्लेस हैं, जिनमें से एक चार्ज पार्टिकल q गिवन है और सेकंड माइनस q गिवन है। आप मान लीजिए ये चार्ज पार्टिकल q है और ये माइनस q है। एक टर्म और गिवन है, इन दोनों चार्ज पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस l बता दी गई है। हमें इन दोनों चार्ज पार्टिकल के मिड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वेक्टर के मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करना है। इस पॉइंट को हम P सिंबल से डिफाइन कर रहे हैं। इनके बीच का सेपरेशन L है, ये आप याद रखें। कैसे ये प्रॉब्लम करेंगे, तो एक बार ध्यान से समझें कि इससे पहले कई प्रॉब्लम्स पे हम क्लिप बना चुके हैं, जिसमें हमने इमेज मेथड के इंपॉर्टेंस पर बात की थी। और आज फिर एक बार, चूंकि इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेन प्रेजेंट है, तो हम उसी मेथड को इस प्रॉब्लम में यूज करने जा रहे हैं। मेथड कई बार एक्सप्लेन की जा चुकी है और हम अपने थ्योरी लेक्चर में इसे एक टॉपिक की तरह इंक्लूड करते हैं। सबसे पहले इस इनफाइनाइट प्लेन के द्वारा, या यूं समझे कि इस इनफाइनाइट प्लेन और इन चार्जेस के सिस्टम के द्वारा इस रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेंगी, इमेज मेथड में हम इस इनफाइनाइट प्लेन को Q के मिरर इमेज के जैसे एक चार्ज और माइनस Q के इमेज जैसे एक चार्ज से रिप्लेस करते हैं और यह समझाने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों चार्जेस को इन दोनों चार्जेस के साथ लेने पर जो सिस्टम तैयार होगा, उसके द्वारा बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस रीजन पर वैसी ही होंगी जैसी प्लेन और इन दोनों के बीच में थी। तो ये कंसेप्ट जिस बेसिक थीम पर आधारित है, उस थीम के अनुसार इस रीजन में बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को चेंज किए बिना और इस इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेन के हर पॉइंट पर पोटेंशियल को सेम बनाए रखने के लिए आपको रिप्लेसमेंट करना होगा। यानी आप जो भी चेंजेस करें, चेंजेस किए जा रहे हैं प्रॉब्लम को सिंपल बनाने के लिए। इमेज मेथड का इस्तेमाल किया जाता है उस नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन से बचने के लिए जो इस प्लेट पे होने वाला है। हम ये जानते हैं कि इन चार्जेस की प्रेजेंस इस इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेन में चार्ज को नॉन यूनिफॉर्मली जनरेट कर देगी और तब इन फोर्सेस को कैलकुलेट कर पाना काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। यही वजह है कि हम इस प्लेट को दो चार्जेस से रिप्लेस करते हैं और दो चार्जेस से रिप्लेस करने के बाद जो 4 चार्जेस सिस्टम बनेगा, वो कैसे सिमिलर है इस रीजन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाने के लिए, वही इस थ्योरम का बेसिक फंडामेंटल है। हम जानते हैं कि इन चार्जेस को ले लेने के बाद भी इस रीजन की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी इस प्लेट और इन चार्जेस के बीच में बनने वाली फील्ड लाइंस और इन 4 चार्जेस के सिस्टम के कारण इस रीजन पे बनने वाली लाइंस एक जैसी होंगी। इन दोनों चार्जेस को इस प्लेट के रिप्लेसमेंट के रूप में लेने पर, अब अगर मैं इस पॉइंट पर इन 4 चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करूं, तो आप समझें कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही होना चाहिए इस पॉइंट पर जितना तब डेवलप होता जब इस इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेट में चार्ज इंड्यूस होता और ये दोनों चार्जेस उस इंड्यूस्ड चार्ज के साथ मिलकर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते। अगर ये सिस्टम इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता तो वो उतना ही होता जितना ये 4 चार्जेस के सिस्टम मिलकर बनाएंगे। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक बार उस पॉइंट पर आए। इस P
पॉइंट की इस Q चार्ज पार्टिकल से डिस्टेंस L/2 हो जाएगी, आप देख पा रहे हैं, और ये डिस्टेंस भी L/2 होगी। सो इस प्लस Q चार्ज पार्टिकल के कारण P पर बनने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ के वेक्टर को अगर मैं कैलकुलेट करूं तो उसे होना चाहिए E वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसे मैं अभी क्या लिख रहा हूं, इनटू Q अपॉन L/2 होल स्क्वायर। और आप जानते हैं इसका डायरेक्शन इस चार्ज पार्टिकल के कारण इस पॉइंट पर डाउनवर्ड होगा, कुछ इस तरह से। मैं इस डायरेक्शन को डाउनवर्ड कह रहा हूं बोर्ड के अकॉर्डिंगली। एक बात और पहले ही बता दे रहा हूं आप लोगों को कि इन दोनों डायरेक्शंस को I और J कंसीडर करके हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। सो I के अपोजिट डायरेक्शन को -I और J के अपोजिट -J लिया जाएगा इस प्रॉब्लम में। सो E वेक्टर को -J कैप के टर्म में कुछ इस तरह से प्रेजेंट किया जा सकता है। अब एक बात पे ध्यान दें, अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड की बात करूं तो ये मैग्नीट्यूड होगा K इंटू Q अपॉन L/2 होल स्क्वायर। सो इसे मैं लिख सकता हूं K इंटू Q अपॉन L स्क्वायर इंटू 4। सो कैलकुलेशन में आने वाले टर्म को सिंपल बनाने के लिए मैं इस KQ अपॉन L स्क्वायर टर्म को कुछ देर के लिए E1 सिंबल से प्रेजेंट कर रहा हूं। सो जहां भी KQ अपॉन L स्क्वायर लिखने की रिक्वायरमेंट होगी मैं वहां पर E1 सिंबल यूज करूंगा, आप ध्यान देते रहे। सो अब E1 की लैंग्वेज में थोड़ा बात करना सिंपल हो जाएगा। तो कैसे कैलकुलेट होगा समझे कि ये Q चार्ज इस P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेगा मैं उसे लिख सकता हूं 4E1, और उसका डायरेक्शन अभी आप इस एरो से देख लें। ठीक इसी प्रकार ये -Q चार्ज इस पॉइंट पर अपनी डायरेक्शन में उस चार्ज के अलोंग एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेगा, और आप जानते हैं कि डिस्टेंस और चार्ज के मैग्नीट्यूड के सिमिलर होने के कारण ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी 4E1 मैग्नीट्यूड की ही होनी चाहिए। सो इन दोनों चार्जेस के कारण इस पॉइंट पर बनने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड 4E1 और 4E1 होंगे, जहां E1 सिंबल का मीनिंग आप यहां देख सकते हैं। इसे हम सारा कैलकुलेशन करने के बाद अप्लाई कर लेंगे। अब रिमेनिंग 2 चार्जेस की वजह से अगर हम P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहें तो पहले हमें इस P पॉइंट की इस चार्ज से डिस्टेंस को पता करना होगा। तो ध्यान दें कि ये डिस्टेंस L/2 है और ये डिस्टेंस भी L/2 है। सो ये कंप्लीट डिस्टेंस L होनी चाहिए। मिरर इमेज मेथड में इस कंडक्टिंग प्लेन को एक मिरर की तरह माना जाता है। सो इस चार्ज की इमेज को इससे उतनी ही डिस्टेंस पर रखा जाएगा जितनी डिस्टेंस पे ये चार्ज पार्टिकल खुद है इस प्लेन से। सो इस L/2 के होने के कारण ये डिस्टेंस भी L/2 होनी चाहिए। अब अगर इस L डिस्टेंस और L/2 के बीच में पाइथागोरस अप्लाई किया जाए तो ये जो डिस्टेंस कैलकुलेट होगी -Q चार्ज की P से वो होगी √L स्क्वायर प्लस L/2 होल स्क्वायर। और अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो ये बन जाएगा कुछ इस तरह का, और फाइनली हम इसे लिख सकते हैं √5/2L, यानी √5/2 डिस्टेंस होगी -Q चार्ज की P से। और आप जानते हैं कि +Q चार्ज पार्टिकल भी P पॉइंट से इतनी ही डिस्टेंस पे होगा। सो इस Q चार्ज के कारण, इस -Q चार्ज के कारण P पॉइंट पर बनने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड लिखा जा सकता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसे हम K कह सकते हैं। चूंकि हम इस कैलकुलेशन में इसे K लिख रहे हैं, सो आप फिलहाल इसे K ही लिखें। सो इट इज K इंटू Q अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, यानी √5/2 होल स्क्वायर L स्क्वायर। सो मैं इसे लिख दे रहा हूं 5L स्क्वायर अपॉन 4, यानी इस पॉइंट पर बनने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को 4E1/5 लिखा जा सकता है। और चूंकि ये चार्ज निगेटिव है तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ड होना चाहिए। सो मैं इसे 4E1/5 से प्रेजेंट कर रहा हूं। अब ध्यान दें कि +Q चार्ज इतनी ही स्ट्रेंथ का इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पर डेवलप करेगा, और हम जानते हैं उसका डायरेक्शन कुछ इस तरह से दिया जा सकता है।
आप जानते हैं कि प्लस क्यू चार्ज इस पॉइंट पर अवे फ्रॉम द चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेगा। सो दो इलेक्ट्रिक फील्ड 4E1/5 और 4E1/5 इस पॉइंट पर कुछ इस तरह से डेवलप हो रहे हैं, जबकि दो इलेक्ट्रिक फील्ड सिमिलर डायरेक्शन में डेवलप हो रहे हैं। अब अगर इन सभी इलेक्ट्रिक फील्ड्स का ओवरऑल रिजल्टेंट प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से कैलकुलेट किया जाए तो किस तरह से उसे लिखा जाएगा, एक बार आप समझें। अब मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूं, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वेक्टर की वैल्यू इस P पॉइंट पर इन सभी चार्जेस के कारण होगी 4E1 और 4E1 को मैं 8E1 माइनस जे कैप से प्रेजेंट कर रहा हूं। यहां E1 केवल मैग्नीट्यूड को प्रेजेंट कर रहा है, ध्यान दें। इस 4E1/5 को वेक्टर लैंग्वेज में लिखा जा सकता है 4E1/5 इनटू, अगर मैं इस एंगल को थीटा डिफाइन करूं तो आप समझते हैं कि सिमेट्री से ये एंगल भी थीटा होना चाहिए। सो इस थीटा के अकॉर्डिंगली इसे लिखा जा सकता है 4E1/5 cos थीटा जे कैप माइनस साइन थीटा आई कैप। इस पॉइंट पर ध्यान से आए एक बार, अगर ये एंगल थीटा है तो सिमेट्री से ये एंगल भी थीटा होगा। आप समझते हैं कि अगर मैं इस लाइन को आगे बढ़ाऊं तो जो ट्रायंगल हमें मिलेंगे दो, एक ये राइट एंगल ट्रायंगल और एक बगल में, तो वो दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होंगे और ये एंगल इस वजह से सेम होने चाहिए। सो 4E1/5 के इस कंपोनेंट को हमने जे में प्रेजेंट कर दिया है cos थीटा के साथ, और सेकंड कंपोनेंट को sin थीटा के साथ माइनस आई में प्रेजेंट कर दिया है। सेकंड इलेक्ट्रिक फील्ड 4E1/5 को अगर मैं वेक्टोरियली प्रेजेंट करूं तो वो होगा 4E1/5 इंटू cos थीटा जे कैप प्लस sin थीटा आई कैप। इस प्रकार कंप्लीट इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टोरियली कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है। और अगर फाइनल कैलकुलेट किया जाए तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का वैल्यू कैलकुलेट होगा 8E1 जे कैप विथ नेगेटिव साइन। मैं नेगेटिव इस पे आगे लगा ले रहा हूं, और इन दोनों टर्म में आप देख पा रहे हैं कि साइन थीटा आई वेक्टर टर्म एक जैसा है। सो मैं इसे कंप्लीटली 4E1/5 प्लस 4E1/5 यानी 8E1/5 cos थीटा से प्रेजेंट करूंगा। अब अगर मैं इसे फाइनली सॉल्व करूं तो E वेक्टर का जो वैल्यू मुझे मिला है उसे मैं लिख सकता हूं, आप ध्यान देते रहें, वो होगा 8E1 इंटू -1 प्लस 1/5, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि 8E1 को कॉमन ले लिया गया है तो ये -1 और ये बनेगा 1/5 cos थीटा, और आपका आउटकम जे वेक्टर के टर्म में आएगा। अब अगर मैं इसमें cos थीटा की वैल्यू अप्लाई करूं इस ट्रायंगल की हेल्प से, तो हम जानते हैं कि ये लेंथ L/2 है और ये लेंथ √5 L/2। सो cos थीटा की वैल्यू को लिखा जा सकता है L/2 अपॉन L √5/2, और सॉल्व करने पर हमें मिलेगा ये वैल्यू 1/√5 के इक्वल। सो cos थीटा की वैल्यू 1/√5 अगर मैं सेम लाइन पे अप्लाई कर दूं तो आप इसे कुछ इस तरह से देख पाएंगे। और फाइनली चूंकि मैग्नीट्यूड कैलकुलेट किया जाना है, तो अगर मैं इसे मैग्नीट्यूड के टर्म में प्रेजेंट करूं तो हम E वेक्टर के मैग्नीट्यूड को लिख सकते हैं 8E1 की वैल्यू को KQ/L² पुट किया जा सकता है, और चूंकि हम देख पा रहे हैं कि 1 इस टर्म से बड़ा है तो इसे 1 - 1/5√5 लिख के हम एक माइनस को जे के साथ इन्वॉल्व करा रहे हैं, और जब हम इस एक्सप्रेशन का मॉड्यूलस लेंगे तो आप समझते हैं कि माइनस जे वेक्टर का जो मॉड्यूलस होगा वो यूनिटी होगा। सो फाइनली इस इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वेक्टर की वैल्यू को P पॉइंट पर कुछ इस तरह से प्रेजेंट किया जा पाएगा। अब एक बार ध्यान दें, जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं उनमें जिस ऑप्शन को सही माना जा रहा है वो ऑप्शन 4πε0 को ओपन करने के बाद दिया हुआ है। तो एक बार मैं इस लाइन में k का वैल्यू भी पुट कर दे रहा हूं, आप ध्यान से देखते रहें। तो ये 4πε0 पुट करने के बाद 4 से हम 8 को 2 टाइम्स कैंसिल कर पाएंगे, और अब हमारा फाइनल आउटकम 2Q/πε0L² में है, और यही इस प्रॉब्लम का करेक्ट सॉल्यूशन है। सो इस तरह से इमेज मेथड का यूज करके इस प्रॉब्लम को भी
इस कैटेगरी के अदर प्रॉब्लम्स की तरह सिंपली सॉल्व किया जा सकता है। सो इस तरह से आप इमेज मेथड का एप्लीकेशन समझ सकते हैं। थैंक यू।